हेलो स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। अभी आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें एक नया टॉपिक भी ऐड हुआ है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, साइड में दिया होगा, पेज नंबर 51 पे शायद ये दिया हुआ है, राइट हैंड पेज पे है। तो उसको एक बार आप ज़रा सा रीड कर लेना, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक लेते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या लेते हैं हम लोग आज? अब जरा नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन होता क्या है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जैसे कि आप लोगों को पता ही है थोड़ा सा कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि फ्यूज़न ऑफ, क्या आता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन का मीनिंग, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट अलोंग विद, किसके साथ में? अलोंग विद यूट्राइन इनर वॉल। तो यूट्राइन इनर वॉल कौन सी हो गई? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के साथ इसका अटैचमेंट क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट अलोंग विद यूट्राइन इनर वॉल, मतलब एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर आपने याद रखना कि इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है। तो वो किस में होता है? ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है। ओके बेटा, अब हम दोनों को स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं एक साथ, या दोनों पॉइंट फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन एक साथ लेके चलते हैं। तो इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होता क्या है। अब देखो क्या होगा इसमें कि जो मेल और फीमेल गैमिट दोनों क्या हो चुके हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, जो मेल है ड्यूरिंग द कोइटस या सेक्सुअल एक्ट क्या होता है, मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को या सीमन को डिपोजिट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है यहाँ पर। इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ semen from male to female reproductive system from male to female reproductive system। समझ आए मेरी बात? तो इसको हमने क्या बोला है? इंसेमिनेशन हम कहते हैं, ठीक है ना। अब बात ये कि ये सीमेन क्या होता है, ये सीमेन क्या होता है? बेटा सीमेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीमेन क्या होता है। क्या होता है सीमेन? तो सीमेन को अगर मैं लेके चलूँ आगे, सीमेन क्या होता है? यहाँ पर स्पर्म प्लस प्रोडक्ट ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में कौन है? यहाँ पर आपकी सेमिनल वेसिकल होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो अब कितना सीमेन इजैकुलेट होता है? तो पर इंसेमिनेशन या पर इजैकुलेशन जो सीमेन है उसका वॉल्यूम कितना होगा? सीमेन का अमाउंट कितना है? 3 to 4 ml। कितना होता है? 3 to 4 ml। तो 3 to 4 ml सीमेन कंटेन, क्या कंटेन करता है? कंटेन
200 to 300 millions ऑफ स्पर्म। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी 3 to 4 ml सीमेन में कितना 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पर 3 to 4 ml सीमेन कंटेन 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो पर ml सीमेन में कितना होता है यहाँ पर 20 to 120 मिलियन स्पर्म पर ml सीमेन। तो अगर मैं 1 ml सीमेन की बात करता हूँ तो उसमें कितना होना चाहिए, उसमें कितना होते हैं, इसमें 20 to 120 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। मैंने आपको वहीं पर एजोस्पर्मी या ओलिगोस्पर्मी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था ये चीज़ें, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो सीमेन का आपने याद रखना है 3 to 4 ml पर इंसेमिनेशन फीमेल ट्रैक्ट बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर होता है। सीमेन होता क्या है, पर ml सीमेन में कितना है और टोटल मिला के कितना मिलियन स्पर्म वहाँ पर एंटर होते हैं। तो क्या हुआ है, इंसेमिनेशन। क्लियर है, समझ आए मेरी बात, क्या है ये है आपका इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आगे क्या करते हैं, इंसेमिनेशन हो गया। इंसेमिनेशन में जो स्पर्म था वो या सीमेन ट्रांसफर होगा क्या, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो आफ्टर इंसेमिनेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म होता है कहाँ पर, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। समझ आए मेरी बात। अब कितने स्पर्म थे, बेटा स्पर्म का काउंट मैंने बताया था 200 to 300 मिलियंस स्पर्म आए थे। अब इनमें से क्या होता है, इनमें से अप्रॉक्सीमेट या लगभग 100 में जो 100 स्पर्म कहाँ तक पहुँचते हैं, भाई, रीच्ड नियर ओवा या सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना, समझ आया मेरी बात। तो लगभग कितने 100 स्पर्म ही oocyte तक पहुंचते हैं। कहाँ तक पहुंचते हैं, oocyte तक पहुंचते हैं। अब वो क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि कैपेसिटेशन हुआ स्पर्म का, उसके बाद 200, उसमें क्या 200 to 300 मिलियन थे। कैपेसिटेशन में क्या होता है, कैपेसिटेशन में जो स्पर्म है वो क्या करता है, वो वो क्या करता है, मैचुरेशन लेता है। कैसा, फंक्शनल मैचुरेशन। कौन सा मैचुरेशन, फंक्शनल मैचुरेशन वहाँ पर स्पर्म का होता है, कहाँ पर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल के। अब क्या होता है ना, जो यूट्रस है कहाँ पर एंटर हुआ है, इंसेमिनेशन में जो स्पर्म है वो कहाँ एंटर होते हैं, थ्रू वेजाइनल रूट, कहाँ, यूट्रस में जाते हैं वो। अब होता क्या है कि यूट्रस में एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है ना, यूट्रस में फैगोसाइटोसिस चलता है, यूट्रस का एसिडिक नेचर भी है। तो पॉइंट याद रखना, क्योंकि एसिडिक नेचर भी है तो एसिडिक नेचर में क्या हो जाता है, स्पर्म की डेथ हो जाती है। जो सीमेन है, सीमेन का जो केमिकल नेचर है वो कैसा होता है, वो एल्कलाइन होता है, ये अपने याद रखना है। सीमेन का केमिकल नेचर क्या होता है, एल्कलाइन होता है। बट जैसे ही वो एसिडिक में जाएगा, सीमेन या स्पर्म एसिडिक में जाएगा तो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है, जब इंसेमिनेशन की वजह से, इंसेमिनेशन के दौरान सेक्सुअल एक्ट हुआ, इसमें इंसेमिनेशन हुआ, जिसमें जो स्पर्म है वो कहाँ पहुँचे हैं, वो पहुँचे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वेजाइना सर्विक्स से होता हुआ पहुँचा वो यूट्रस में। यूट्रस का नेचर क्या है, एसिडिक, ठीक है ना, कैसे एसिडिक। तो वहाँ पर स्पर्म की डेथ होती है, कुछ स्पर्म की डेथ होती है। उसके अलावा वहाँ पर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म भी होता है तो उससे भी डेथ होती है। उसके अलावा जो एंडोमेट्रियम होता है, क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो भी क्या करता है, वो भी एज ए बैरियर काम करता है। तो 3 बैरियर वहाँ पे हैं, एसिडिक नेचर ऑफ यूट्रस, दूसरा फैगोसाइटोसिस होती है यूट्रस में स्पर्म की, तीसरा जो एंडोमेट्रियम का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वो फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है ना। तो इन बैरियर्स की वजह से ही क्या होता है, जो स्पर्म का काउंट 200 to 300 मिलियंस था वो
फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुंचते पहुंचते कितना हुआ, वो अप्रॉक्सीमेट 100 हुआ। तो 100 अप्रॉक्सीमेट 100 स्पर्म रीच नियर ओ साइट और फर्टिलाइजेशन साइट। ठीक है ना। अब ये बेटा फर्टिलाइजेशन साइट क्या है, जो फर्टिलाइजेशन साइट है उसको बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं इसको हम, एम्प्यूला। क्लियर है। तो एम्पुला क्या होता है, एम्पुला जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसका वाइड पार्ट एक एम्पुला होता है, क्योंकि इनफेंडिबुलम के बिल्कुल पीछे एम्पुला होता है। तो फर्टिलाइजेशन साइट अपने यहाँ से ये याद रखनी है। तो इंसेमिनेशन में सीमन डिपॉजिट किया गया, वहाँ से कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म होता है, कैपेसिटेशन में फंक्शनल मेच्योरिटी वो लेता है, उसके बाद वो डिफरेंट बैरियर्स को पार करते हुए कहाँ तक पहुँचता है, फर्टिलाइजेशन साइट एम्पुला तक पहुँचता है। ठीक है, समझ आया कितने, अप्रॉक्सीमेट 100 स्पर्म। तो एक साइड से तो स्पर्म जा रहा है और दूसरी साइड से क्या आ जाती है, ओवा आ जाती है, कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। तो याद रखना है कि ओवा और स्पर्म दोनों की एंट्री साइमल्टेनियस अगर होगी तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन के लिए साइमल्टेनियस एंट्री ऑफ स्पर्म एंड ओवा होना ज़रूरी है। क्लियर है, समझ गए। आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन के लिए साइमल्टेनियस एंट्री होना ज़रूरी है ओवा और स्पर्म का, अगर ऐसा नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए मेरी बात। अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं कि जो स्पर्म है वो मूव करता हुआ कहाँ पहुँच गया, एम्पुलर रीजन में पहुँच गया, और ओवा भी मूव करती हुई कहाँ पर आ गई, ये सेकेंडरी ओसाइट भी मूव करती हुई कहाँ पर आ गई, वो भी एम्पुलर रीजन में आ गई है। ठीक है ना। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है। आपके पास में क्या है, जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, अब ड्रॉ करके चलते हैं, एक करके स्ट्रक्चर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये ले लिया है कि ये सेकेंडरी oocyte है, जिसमें क्या है, जिसमें प्राइमरी पोलर बॉडी बनी हुई है। ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte प्राइमरी पोलर बॉडी। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है बेटा जोना पेलुसिडा। क्या है इसके ऊपर, जोना पेलुसिडा है। ठीक है। वैसे होता क्या है कि ये सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। जब आप मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो ये क्या होगी आपकी, ये मैंने क्या बना दी, ये बना दी मैंने ZP। क्या बना दी मैंने, ZP, जोना पेलुसिडा हो गया। ये भी किसकी बनी है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स की ही होती है ये। इसके ऊपर भी कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स अभी भी लगी हुई है, बची हुई है, जिसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। तो ये मैंने बना दिया है, तो इसके लिख दिया मैंने CR, कोरोना रेडिएटा। क्लियर है, समझ गए मेरी बात। अब जो स्पर्म है बेटा, स्पर्म फंक्शनल मैच्योरिटी लेने के बाद वो यहाँ तक पहुँच जाता है। स्पर्म के ऊपर क्या होता है, इसका हेड होता है, सॉरी एक्रोसोम, एक्रोसोम के नीचे होता है उसका हेड। ठीक है ना, क्या होता है, एक्रोसोम के नीचे होता है इसका हेड। तो मैं यहाँ पर स्पर्म को कुछ इस तरीके से बना देता हूँ मैं। ठीक है ना, ये मैंने बना दिया है, स्पर्म है। अब होता क्या है बेटा, जब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो कैसा बनेगा। स्पर्म में सबसे ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम के नीचे होता है हेड, हेड में क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इसके नीचे हो जाती है क्या, एक मिडल पीस, और यहाँ से निकल जाती है ये टेल। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका, स्पर्म का। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ऊपर क्या हो गया, ये ऊपर हो गया ये एक्रोसोम। क्या है ये, एक्रोसोम। एक्रोसोम कंटेन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और फ्लूइड। ठीक है ना। तो एक्रोसोम के पास क्या होते हैं, एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं जी, हेल्प करेंगे फ्यूज़न में। तो हेल्प इन फ्यूज़न, फ्यूज़न, या फिर आप बोल दीजिएगा एंट्री ऑफ, किसमें हेल्प इन फ्यूज़न, या एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवा।
ओवा में स्पर्म की एंट्री में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, बात ये है, देखो जैसे ही स्पर्म किससे अटैच होगा, ओवा से जाके अटैच होगा, ओवा की कौन सी मेम्ब्रेन पे, ZP पे। तो उसी से पहले जो एक्रोसोम है, वो एक्रोसोम कैप जो होती है वीक हो चुकी होती है। क्या हो चुकी होती है, वीक। अब जब वीक हो चुकी होती है तो यहाँ से क्या हो जाती है, ये बस्ट हो जाती है। तो एक्रोसोम क्या हो गई, वीक हो गई। उसके बाद ये बस्ट हो गई। जब बस्ट होते हैं तो सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकल जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, ये जोना पेलुसिडा, किसको, जोना पेलुसिडा से अटैच हुए हैं। अटैच होने के बाद जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो जोना पेलुसिडा को क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, और उसके बाद ये एग की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के जोना पेलुसिडा का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो फ्यूजन में हेल्प करता है, या पोलन कह रहा हूँ मैं, स्पर्म की ओवा में एंट्री के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक्रोसोम के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो क्या करेंगे, जोना पेलुसिडा को क्या करते हैं, वो डिसोल्व करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से, और उसके बाद एग मेम्ब्रेन के साथ जाके वो फ्यूज हो जाता है, और फिर सारा का सारा स्पर्म ओवा के अंदर, ठीक है भाई। अब देखो होता क्या है, समझ गए ना ये बात, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब हुआ क्या है इसमें कि जो एग है, सॉरी जो स्पर्म है, स्पर्म अटैच हो जाएगा किसके साथ, ZP के साथ। किसके साथ अटैच हुआ, ZP के साथ। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ही हमने बना दी है सेकेंडरी oocyte, जिसमें क्या है, जिसमें प्राइमरी पोलर बॉडी है। तो अब चेंजेस समझिएगा क्या हुआ, क्लियर है। इधर क्या है, इधर ये है, यहाँ पर जोना पेलुसिडा की एक लेयर है, तो जोना पेलुसिडा होगी, ठीक है ना। स्पर्म अटैच हो गया, तो एक्रोसोम इसका बस्ट हो चुका है, तो स्पर्म यहाँ पर हो गया अटैच। तो स्पर्म का हेड अटैच हुआ है, हेड के साथ में टेल है, समझ गए। एक्रोसोम यहाँ से क्या हो गया है, बस्ट हो गया, तो स्पर्म और उसका हेड अटैच है। यहाँ पे होता क्या है, किसके साथ अटैच हुआ है वो, ZP के साथ। किसके साथ अटैच हुआ है, ZP के साथ। तो यहाँ से एक पॉइंट आपने याद रखना है, जब स्पर्म, ये क्या है, स्पर्म है, तो जब स्पर्म जोना पेलुसिडा से अटैच होता है तभी इसकी जो मेम्ब्रेन है, एग की जो मेम्ब्रेन, उसमें चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एग के चारों तरफ एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन तैयार होती है। तो यहाँ से पॉइंट या स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा, यहाँ से क्या लिखा जाएगा, व्हेन स्पर्म attached with ZP then membranous, ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट्स बनाओगे तो लिखना उसको इसमें। तो then membranous changes occurs and fertilization membrane develops over secondary oocyte या ओवा। अब इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करती है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, मतलब फर्दर स्पर्म इसमें ज़्यादा एंट्री नहीं करता। तो मैंने क्या लिख दिया, इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। क्या प्रिवेंट करता है, ये पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करती है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब स्पर्म किसके साथ अटैच होता है, ZP के साथ अटैच होता है, तो एग की जो मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एग के ऊपर या ओवा के ऊपर क्या बनती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन तैयार हो जाती हैं। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती है किसको, पॉलीस्पर्मी को। मतलब एक स्पर्म ही एक एग में या एक ओवा में एंटर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। समझ आया मेरी बात। तो ये पॉलीस्पर्मी को रोकता है। क्लियर होगी मेरी बात, कहानी समझ आ गई यहाँ तक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होता क्या है, अब होगा ये कि जो स्पर्म है वो किसके अंदर एंटर होता है, वो अटैच होता है किसके साथ,
तो अब हम लोग यहाँ पे स्पर्म को मैं ब्लू से बना देता हूँ। तो स्पर्म ने जेड पी को क्लियर करा, जेड पी को क्लियर करने के बाद वो किससे आके अटैच हो गया, वो अटैच हो गया एग मेम्ब्रेन के साथ, और एग मेम्ब्रेन भी क्या हो गई, उससे फ्यूज़ हो गई है। समझ आया मेरी बात। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रखा है इसका न्यूक्लियस, तो मैंने ये न्यूक्लियस रख दिया इनके अंदर। समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ। तो ये एग है, एग के साथ कौन फ्यूज़ हो गया, एग के साथ फ्यूज़ हो गया है एग मेम्ब्रेन के साथ। तो जैसे ही जेड पी के साथ अटैच हुआ तो क्या बनी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब किसके साथ अटैच है वो, अब वो अटैच है एग मेम्ब्रेन के साथ। तो जब वो एग मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा तो क्या चेंज हो गया, अब एग मेम्ब्रेन से अटैच हुआ, जैसे ही एग मेम्ब्रेन से अटैच होगा यहाँ पर सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड मियोसिस कंप्लीट। तो इसका मतलब आपको कितनी, दो पोलर बॉडी दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी दूसरा क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से एक पोलर बॉडी बनेगी और एक, अब यहाँ पर जो बना वो ऊटिड कहा गया है। तो यहाँ पर क्या चेंज हुए, यहाँ पर हुआ है व्हेन स्पर्म अटैच्ड विद न्यूक्लियर ओवा मेम्ब्रेन, या हाँ, तो स्पर्म क्या हुआ है यहाँ पर, अटैच्ड विद ओवा मेम्ब्रेन, ओवा मेम्ब्रेन, देन सेकंड या देन मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड ट्रिगर हो जाती है, या वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। सो सेकंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस, क्लियर है। तो जो सेकंड मियोसिस किस में रुका हुआ था, वो रुका हुआ था मेटाफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में। तो जैसे ही स्पर्म ने किससे अटैच किया, ओवा मेम्ब्रेन से अटैच हुआ, तो सेकंड मियोसिस हो गया कवर। सेकंड मियोसिस हुआ तो यहाँ भी अनइक्वल डिवीजन हुआ, अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से एक और पोलर बॉडी बन गई। समझ आया मेरी बात। अब यहाँ पर ओवा को ऊटिड्स भी बोला जा सकता है, समझ गए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अब ओवा को ऊटिड कहा गया, जो कि रियल में क्या है, हैप्लॉइड नंबर कंटेन किए हुए हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो अभी तक ये पॉइंट हुआ है। अब होता क्या है, स्पर्म की हो जाती है अब इसके अंदर एंट्री। अब हुआ क्या है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में चलता हूँ मैं, क्योंकि रिफ्रेशर में तो काफ़ी बड़ा है ये पॉइंट दिए हुए। अब होता क्या है, यहाँ पे जो एग है, मतलब जो ऊटिड है, ऊटिड के पास में अब क्या है, ऊटिड के पास में एक अपना न्यूक्लियस है। क्या ऊटिड के पास एक अपना न्यूक्लियस है, और एक है यहाँ पर किसका न्यूक्लियस, मेल का, या जो स्पर्म से आया है, तो उसको बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, मेल प्रो न्यूक्लियस। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यहाँ पर फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ठीक है ना। बाहर क्या बनी हुई है, वही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनी हुई है। अभी भी इसके ऊपर क्या है, अभी भी इसके ऊपर जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, वो अभी भी इनके ऊपर प्रेजेंट है, वो अभी यहाँ से अलग नहीं होंगे। ठीक है ना। तो हमने ZP बना दी है, कोरोना रेडिएटा भी आपने याद रखना, वो भी होती है इसके पास में। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से अब इन दोनों का फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है अब फ्यूज़न। क्या होता है, यहाँ पे फ्यूज़न होता है। इस फ्यूज़न की वजह से क्या बनेगा, यहाँ पर इस फ्यूज़न की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, जाइगोट बना है। अब इस फ्यूज़न को रियल में क्या बोला जाता है, यहाँ पर क्योंकि जो फ्यूज़न हुआ है वो मेल और फीमेल गैमिट का नहीं हुआ है, किसका हुआ है, यहाँ पर मेल और फीमेल न्यूक्लियस का हुआ है। तो यहाँ पर इस फ्यूज़न को आप सिनकैरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, यहाँ पर सिनकैरियन कहते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना कि व्हाट इज सिनकैरियन। सिनकैरियन क्या है, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट की न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, तो वहाँ पर उसको सिनकैरियन बोला जाता है। ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ZP अभी इसके ऊपर लगी हुई है या बनी हुई है अभी ZP इसके ऊपर, तो जोना पेलिसिडा है।
अब ये क्या बोला जाएगा, अब ये बोला जाएगा यहाँ पर जाइगोट, जिसका जेनेटिक कंटेंट 2n। समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ। तो बेटा ये था आपका पूरा इवेंट फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, और फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, ये एम्पुलर रीजन में होता है। कहाँ होता है, ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में ये होता है। समझ आया। तो एम्पुलर रीजन में हो गया फर्टिलाइजेशन। अब यहीं से इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया मेरी बात, क्लियर हुई। तो अब यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, क्लीवेज हम लेके चलेंगे। तो बेटा अब इसमें होता है क्लीवेज, क्या होता है, यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लीवेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब क्लीवेज में आपने याद रखना है, आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, माइटोसिस में होती है एक G1 S G2 M फेज। बट बेटा क्लीवेज में याद रखना है, क्लीवेज में आपकी सिर्फ S और M फेज होती है। क्या होती है, S और M फेज, यहाँ पर G1 और G2 नहीं होती। इसलिए इस डिवीजन को, जायगोट मैलिन डिवीजन को क्या कहा हमने, क्लीवेज का है। ठीक है, तो क्लीवेज हुआ। अब 2 से 4, 4 से 8, तब सारा माइटोसिस होगा। यहाँ पर क्लीवेज हुआ है एज माइटोसिस। तो एज माइटोसिस ये चलेगा। तो एज माइटोसिस क्या है, ये यहाँ पर इसमें पहला डिवीज़न होता है जाइगोट में, रिमेन रहता है सेम, ओवा का साइज रिमेन होता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला डिवीज़न होता है बेटा वो अनइक्वल टाइप का होता है। कैसा होता है, अनइक्वल। तो अनइक्वल में हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2 सेल तैयार होती हैं, जिसमें एक सेल छोटी और एक सेल बड़ी। समझ आया मेरी बात, क्लियर हुआ। तो इसमें एक सेल छोटी और एक सेल क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये अभी भी क्या है बेटा, इसके ऊपर अभी भी ZP इसके ऊपर बनी हुई है, अभी ZP हटी नहीं है यहाँ से। तो ये हो गया आपका ZP, क्लियर है, समझ आए मेरी बात। अब क्या हो गया, ये क्लीवेज हो गया बेटा। इस फर्स्ट डिवीज़न को, जो 2 सेल्ड स्टेज है, उस सेल्ड स्टेज को आने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। अब जो 24 हार्स है कौन से हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद 24 आवर्स यहाँ पर इसको बनने में लगते हैं। अब कितनी बनी, 2 सेल। ठीक है ना। तो एक यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन क्यों है, क्योंकि जो ह्यूमन एग होता है वो कैसा होता है, माइक्रोलेशिथल, मतलब उसमें बहुत ही कम अमाउंट में योक सैक होता है। इस वजह से यहाँ पर ये अनइक्वल डिवीजन है। ठीक है। अब क्या हुआ, 2 सेल, 2 से कितनी बनेगी, 4 सेल, 4 से कितनी बनेगी, 8 सेल्स, और 8 से कितनी बनेगी, 16 सेल्स। क्लियर है। बट सारी इसी के अंदर बढ़ती चली जाएगी। समझ गए। तो 8 to 16 सेल की जो स्टेज है बेटा, उसको मोरुला कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मोरुला कहा जाता है। समझ गए। तो 8 to 16 सेल की जो स्टेज है उसको मोरुला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में जो एग होता है, या जो जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस में आता है, तो अगर मैं 16 की बात करूं तो बाहर की तरफ 8 सेल होगी और अंदर की तरफ भी 8 होगी। ठीक है ना, बाहर की तरफ 8 और अंदर की तरफ 8। तो बाहर की तरफ 8 और अंदर भी इसमें 8 होती है। तो ये एज लाइक मलबेरी होता है। कैसा होता है, ये एज लाइक मलबेरी होता है। इसलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है, इसलिए इस स्टेज को मोरुला कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना, अंदर की तरफ भी 8 है और बाहर की तरफ भी 8 है सेल्स। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको मलबेरी, मतलब मलबेरी जैसा दिखता है, इसलिए इसको मोरुला कहा जाता है। तो बेटा अभी तक का जो ये पूरा इवेंट है ये कहाँ चल रहा है, ये पूरा का पूरा आपका फैलोपियन ट्यूब में ही चल रहा है। समझ गए। तो अब ये जो एग है, मतलब ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, अब ये कहाँ स्ट्राइक, कहाँ चला जाता है, ये यूट्रस के अंदर एंटर हो जाता है। क्लियर है, समझ आई कहानी। तो मतलब अभी तक का जो कंप्लीट प्रोसेस है, मतलब यहाँ से लेकर और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है अभी तक का, ये किस में है, इन फैलोपियन ट्यूब।
तो ये फैलोपियन ट्यूब में चल रहा है। तो बेटा एक बार मैं इसको आपको ये पूरा दिखा देता हूँ एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है अभी आपका ये पूरा फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन चल रहा है, अभी फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब इम्प्लांटेशन के लिए जो एग है या डेवलपिंग जाइगोट है या एम्ब्रियो है उसको ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में आना पड़ता है। तो अभी क्या बनी है, मोरुला, इससे आगे क्या बनेगी, ब्लास्टोला। क्लियर है। तो ये अभी आपका पूरा का पूरा डायग्राम है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। बेटा यहाँ पर जितना मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये याद रखना है सारा का सारा, कुछ भी चीज़ मत छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि जब टेस्ट लूँगा वरना फिर दिक्कत आएगी आप लोगों को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होने हैं आपके, ठीक है। अब होता क्या है देखो, यहाँ से आगे चलते हम लेके, तो यहाँ तक की स्टेज किस में आ गई, ये फैलोपियन ट्यूब में हो गया सारा का सारा। अब हम आगे लेके चलते हैं। आगे क्या है बेटा इसमें, अब आगे ये कहाँ आ गया है, ये आ गया है यूट्रस के अंदर आ गया है। क्लियर है, कहाँ आ गया अब ये, यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस में आगे क्या होगा, ये यूट्रस वॉल से अटैच होगा। किससे अटैच होगा, ये यूट्रस वॉल से अटैच होगा। मतलब सेल डिवीज़न साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या है, चलता है, चलता रहता है। अभी यूट्रस से अटैच होगा, जैसे कि हम लोग बना देते हैं, यूट्रस से जब ये अटैच होगा तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेल्स का अमाउंट नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे कि बाहर की तरफ और भी क्या हो गई है, सेल्स डेवलप हो गई है या बन गई हैं। अब जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा तो सेल का साइज क्या हो जाता है, सेल का साइज छोटा होता चला जाएगा। तो जो बाहर की तरफ सेल्स लगी है बेटा वो स्क्वैश शेप या टाइल्स लाइक होती है। कैसी होगी वो, टाइल्स लाइक होती हैं, जिसको हमने बोला ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला इसको हमने, ट्रोफोब्लास्ट का। बेटा जितनी भी सेल्स यहाँ पर बन रही हैं सब की सब ब्लास्टोमेर कही जाती है। क्या कही जाती है, ब्लास्टोमेर। तो जैसे मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, मैं क्या है ये ब्लास्टोमेर कही है। तो जितनी भी नई सेल है वो सब क्या बोली जाएगी, जितनी भी सेल इसके अंदर बन रही है सब ब्लास्टोमेर ही कही जाती है, ठीक है। अब जो बाहर वाली सेल है कैसी है, वो हल्का सा पतली होती है, मतलब थीन, वो स्क्वैश शेप होती है और बाहर की तरफ ही रेंज होती है सारी, इसलिए उनको हमने बोला ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला गया है, ट्रोफोब्लास्ट इसको कहा गया है। अब अंदर की तरफ जो सेल्स होती हैं ये भी, इनका भी नंबर क्या होगा, इनका भी नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इनका भी नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको बोला जाता है इनर मास। तो अंदर वाली जो सेल्स है इनको कहा जाता है इनर मास। क्लियर है, क्या बोला जाता है इसको, इनर मास कहा जाता है। क्लियर है। अब होगा क्या कि यहाँ से ये चीज़ें, अब ये क्या होगा, यहाँ से आगे चलेगा। तो मैं ज़रा ऊपर की, बेटा जो मैंने ऊपर थ्योरी लिखी है ना ये वाली, इसको अच्छे से कर लेना। मैं रफ कर देता हूँ उसको, रफ कर दो कि इसी में बना दो, इसी में बना देते हैं, छोड़ो रफ क्या करना, ठीक है। चलो अब क्या हो गया है, अब जो यहाँ से अब इम्प्लांटेशन हमें समझाना है। देखो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इसका अटैचमेंट होगा किसके साथ, यूट्रस के साथ। अब यूट्रस के साथ जब इसका अटैचमेंट होता है, जैसा आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि इसमें पहले क्या बन जाती है, इसमें पहले आपकी, अब ये जो है ये यूट्रस में पहुंच गया है। अब इसमें क्या होता है कि जो बाहर वाली सेल्स हैं, जो क्या होती है, बाहर वाली सेल्स है वो तो बाहर ही रुक जाएगी, कहाँ रहेगी, वो तो बाहर ही रहेगी। बट जो अंदर वाली सेल्स है वो एक कोने में शिफ्ट हो जाती है। जैसे अगर हम डायग्राम इसका बनाएं, डायग्राम इसका बना के चले, तो जैसे ये हो गया, ठीक है। इसमें जो बाहर का मास है सेल्स का, वो ये सेल्स का नंबर ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट सेल का साइज छोटा होता चला जाएगा। तो सेल का नंबर बढ़ेगा बट साइज छोटा होता चला जाता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो तो है ही, बाहर ही है, बट जो इनर मास है वो इनर मास एक कोने में शिफ्ट हो जाता है। कहाँ हो जाता है, इनर मास एक कोने में शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ कर दूँ,
तो वो कहाँ हो गया, वो एक कोने में शिफ्ट हो गया सारा इनर मास। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी ने जो ये डायग्राम दिया है ना, ये डायग्राम उसने कहाँ दिया है, ये डायग्राम उसने यूट्रस में, यूट्रस वॉल से अटैचमेंट हुए बिना दे रखा है। ठीक है, समझ आया मेरी बात। तो बाहर की तरफ क्या ट्रोफोब्लास्ट, अंदर की तरफ क्या इनर मास। तो यहाँ पर क्या बन गई, यहाँ पर जो क्योंकि सब सारे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर क्या बन गई, एक कैविटी बन गई, जिसको क्या बोला, जिसको ब्लास्टो सील कहा। क्या बोला, ब्लास्टो सील बोला। और इस स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला कहा जाता है। तो वो थी मोरुला। अब क्योंकि इसके पास क्या होगी, ब्लास्टोसील हो गई, इसलिए इसको ब्लास्टुला, ब्लास्टुला या दूसरा नाम ने क्या बोल दिया, ब्लास्टोसिस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो किस स्टेज में यूट्रस के साथ अटैच होता है, इम्प्लांट होता है, तो आपने लिखना है ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में क्या होता है, वो अटैच होता है। ये आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, समझ आया मेरी बात। अब नेक्स्ट, वैसे ये जो ब्लास्टुला का या ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, ये जो एग है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यूट्रस वॉल से अटैच हो जाता है। कहाँ से अटैच होता है, यूट्रस वॉल से। अब यूट्रस वॉल क्या करती है, वहाँ से ये यूट्रस वॉल में से फ्लूइड लेता है। जब फ्लूइड लेता है उस वजह से सारा का सारा इनर मास एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। कहानी समझ आई। ये जो स्टेज है किसके साथ अटैच हुई, यूट्रस वॉल से अटैच हुई। यूट्रस वॉल से क्या लेगी, फ्लूइड लेगी, और फ्लूइड की वजह से जो सारा इनर मास है वो सब एक साइड हो जाएगा, कैविटी बन जाएगी, और उस कैविटी के अंदर वो फ्लूइड आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ आया मेरी बात। तो वैसे यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है वो यूट्रस के साथ अटैचमेंट होने के बाद आती है। क्लियर है, समझ आया मेरी बात। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब मैं इसको यूट्रस के साथ अटैच कर देता हूँ। जब इस स्ट्रक्चर को हम यूट्रस के साथ अटैच करेंगे उसको बोला जाता है बेटा इम्प्लांटेशन। तो अभी आपका जो फाइनल है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको इम्प्लांटेशन। तो जो इम्प्लांटेशन है वो अब ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इम्प्लांटेशन में क्या होगा, इम्प्लांटेशन में अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग या डेवलपिंग एम्ब्रियो इन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज अलोंग विद यूटरस वॉल। ठीक है, तो एज इट इज़ आपने डायग्राम बना देना यहाँ पर ही। तो मैंने एज इट इज़ ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। अंदर की तरफ वही है आपने बनानी, अंदर की तरफ आपकी इनर मास, बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट। तो ये आपकी बाहर हो गई ट्रोफोब्लास्ट। तो सेल्स का नंबर क्या होगा, ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सेल का नंबर बढ़ता जाएगा और साइज छोटा होता चला जाएगा। अब अंदर क्या बनाना है हमें, अंदर हमें बनाना है इनर मास। तो जो इनर मास है वो एक साइड में क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि बाहर से क्या आ गया, बाहर से यूट्राइन मेम्ब्रेन से फ्लूइड जो था वो अंदर आ गया है। ठीक है ना। अब होगा क्या कि इसके साथ एंडोमेट्रियम अटैच होगी। तो यहाँ से हमने क्या बना दिया, यहाँ से जो एंडोमेट्रियम है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ से हम एंडोमेट्रियल वॉल इसके साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई एंडोमेट्रियम। तो इसको मैंने लिख दिया, ये है एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम हो गया, ये हो गया इससे अटैच। अटैचमेंट के बाद क्या लिया, यहाँ से नहीं, यहाँ से इसने फ्लूइड लिया, फ्लूइड बह गया इसके अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर थी, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो सेकंड लास्ट, ये वाली जो स्ट्रक्चर है थर्ड लास्ट, ये अटैच होती है किसके साथ में, ये अटैच होती है यूट्रस के साथ में। फिर वहाँ से वो क्या लेता है, फ्लूइड लेता है, उसके बाद इनर मास सारे एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो वही अटैचमेंट का। तो ये एनसीईआरटी ने आपको अलग दिया हुआ है और ये अलग दिया हुआ है। ठीक है, कहानी समझ आ गई। तो ये था बेटा आपका क्या, इम्प्लांटेशन। तो ये इम्प्लांटेशन हो गया यहाँ पे आपका पूरा का पूरा। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होती है, अब इम्प्लांटेशन हो गया अभी ये। ठीक है ना। तो अटैचमेंट हो गया। अब क्या होता है, यहाँ से जो एंडोमेट्रियल है, जो एंडोमेट्रियल वॉल है, वो क्या करती है, वो धीरे धीरे क्या करती है, ग्रोथ करती है और इसको अपने पूरे के अंदर, इसको अपने अंदर कवर कर लेती है।
या तो हम ये बोले या फिर हम ये बोले कि ये अंदर की तरफ चलता चला जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो अब मैं इसका एक फाइनल जो लास्ट वाला एक डायग्राम होता है वो बना देता हूँ मैं इसका एक। क्या होगा यहाँ पर कि प्रेगनेंसी के दौरान, या चलो लास्ट, इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये जो पूरा का पूरा क्या है डेवलपिंग एम्ब्रियो वो चला जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। तो उसको मैंने क्या कर दिया, मैंने दिखा दिया कि वो एंडोमेट्रियम के आ गया अंदर। तो एंडोमेट्रियम के अंदर आ गया, बाहर की तरफ क्या उसमें ट्रोफोब्लास्ट है, तो बाहर की तरफ इसमें जो मेम्ब्रेन्स है या जो सेल्स है वो हो गई ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ बन रही है इसमें। अंदर क्या है, इनर सेल मास। तो इनर सेल मास हमने बनाया है अंदर इसमें, तो ये हो गया इसमें इनर सेल मास, तो ये हो गया इनर सेल मास हो गया इसमें। अब होता क्या, जो यूट्रस वॉल है वो क्या करती है, यूट्रस वॉल इस पूरे को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, ठीक है ना। तो यूट्रस वॉल ने क्या किया, यूट्रस वॉल ने इस पूरे को क्या कर लिया, कवर कर लिया। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये क्या होगी, अब जो ये एंडोमेट्रियम जो है, ये एंडोमेट्रियम ने क्या करा, एंडोमेट्रियम ने इसको अपने अंदर कवर कर लिया है, ठीक है। समझ आया मेरी बात। अब यहाँ पर जो ये है डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली किसके साथ में, मदर टिश्यू के और मदर ब्लड के साथ कांटेक्ट में है। समझ गए, समझ आए मेरी बात। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लिख सकता हूँ, यहाँ पे अब लिख सकता हूँ। तो क्या कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या है, डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद मदर टिश्यू एंड ब्लड। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो बेटा यहां तक ये होता आपका इम्प्लांटेशन कंप्लीट। क्या ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट डिवीजन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 24 आवर्स है। जबकि मोरुला तक आते आते उसको लगभग कितने दिन ने, 3 to 4 डेज लगते हैं, 3 to 4 डेज। तो बेटा ये है आपका कंप्लीट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये आपका बेटा पूरा का पूरा एक डायग्राम है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बेटा पूछ जरूर लेना। नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये पूरा चैप्टर में ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लास्ट में पार्चुलेशन। तो 2 पॉइंट बचे हैं, 2 पॉइंट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा।